Good evening, all. Welcome to Learners Academy. And this is miscellaneous exercise 5, part 3 or 4. Miscellaneous exercise 5, part 3. तीसरा part है part 3. In the previous two parts, we have solved up to question number 17. यहाँ तक हो गया था. लास्ट हमने ये किया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शन का. अभी 18 क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर एक और इसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है ना. एक तो 18 डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है और ये 21. तो इन दोनों को साथ में ही देख लो. पहले 18 देख लें. देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का क्यूब एक फंक्शन है. आपको प्रूव करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन के लिए फॉर ऑल रियल एक्स, और फिर उस एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ आया. अब मुझे एक चीज बताना, आप लोग एक चीज पूछता हूँ कॉमन सेंस की. अगर मैंने कहा एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, क्या कहा, तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ. एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसका क्या रिजल्ट है, मतलब इसका क्या मतलब है. इस बात से आप क्या समझते हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इस चीज का क्या मतलब होता है. क्या उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू निकलेगी. उस डीवाई बाय डी को एफ डैश एक्स भी बोलते हो, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू निकलेगी. इसका मतलब एफ डैश एक्स मिलेगा. इसका मतलब एफ डैश डैश एग्जिस्ट करता है. क्या समझे आप. एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपको कोई कहे कि आप प्रूव करो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो आप ये प्रूव कर दो कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है. समझ आया. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये बात प्रूव करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन डिफरेंट की डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन में उसने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की बात कही है. तो आप डिफरेंशिएबिलिटी किसकी चेक करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इस बात को प्रूव करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी जाती है. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस बात को प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ये जो फंक्शन निकलेगा ना, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जैसे अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड में करके आए थे. डिफरेंशिएट नहीं करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्वेश्चंस किए थे हमने एक आध. तो किसकी करनी है. देखो तीन फंक्शन है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स. अब एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो एफ डैश एक्स मिलेगा. एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो एफ डबल डैश एक्स मिलेगा. अब एफ डैश एक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात जानने के लिए आप डिफरेंशिएबिलिटी तो एफ एक्स की चेक करोगे ना, क्योंकि वो मिलेगा नहीं मिलेगा उससे पहले तो फंक्शन एफ एक्स है ना मेरे हाथ में. एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो मैं कहूंगा हाँ सर एफ डैश एक्स मिल सकता है. अब ये कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स मिलेगा क्या, ऐसे पूछ रहा है आपसे. एफ डैश डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका सुनो. एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है क्या, यानी कि वो आपसे पूछा है एफ डबल डैश एक्स मिलेगा क्या. तो ये तो तब मिलेगा ना जब इससे पिछला फंक्शन एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा. तो डिफरेंशिएबिलिटी किसकी चेक करनी है, एफ डैश एक्स की चेक करनी है. अब आपके पास एफ डैश एक्स अभी है नहीं, आपके पास एफ एक्स है. तो आप एफ एक्स से क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, और एफ डैश एक्स से फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करोगे. अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो फिर फाइंड इट भी लिखा हुआ है. यानी पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बाद में डिफरेंशिएशन करना है. किसका, एफ डैश एक्स का. किसका, एफ एक्स से एफ डैश एक्स तो बस निकालना है. एफ डैश एक्स निकल गया. अब एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और यस आ जाएगी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, वो डिफरेंशिएबल है. फिर उसको डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स. तो जब हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे ना, तो उसी प्रोसेस के अंदर उसका डेरिवेटिव भी निकल के आ जाएगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे, वो इक्वेट होगा तो कह देंगे डिफरेंशिएबल है. तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा वही तो डेरिवेटिव होगा उसका. ठीक है. क्या सीखा था अपन ने, इफ एल एच डी एंड आर एच डी आर इक्वल देन द फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल. और वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव भी वही माना जाएगा जो एल एच डी और आर एच डी की वैल्यू है, इक्वल आई होगी वैल्यू, वो वैल्यू उसकी डेरिवेटिव मानी. समझ आया क्या यहाँ तक.
फाइन, तो पहला काम है आपको एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालना। अब सवाल एक और है यहाँ पे बहुत बड़ा, सर एफ एक्स ही डिफरेंशिएबल नहीं है, चेक करो है क्या। मॉडुलस एक्स डिफरेंशिएबल था क्या, उसका ग्राफ क्या था, ऐसा। तो स्टाफ टर्म्स पे जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो एक भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मींस ओवरऑल डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो एफ एक्स ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो एफ डैश एक्स कैसे निकालूं, ठीक है ना। अब वापस एक और अप्रोच सुनो, एक और बात सुनो, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझो। जब मेरे पास एफ एक्स है तो उसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। उसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास एफ डबल डैश एक्स आ गया। तो जब मैं ये वाला डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, ये वाला, तब मेरे मेरे लिए ये पिछला वाला जो फंक्शन है वो तो एज ए फंक्शन काम कर रहा है ना। मैं ऐसे थोड़ा ना कहूंगा ये एक डेरिवेटिव है, वो उसका डेरिवेटिव था। जब वो वाला फंक्शन निकाल रहा था तब वो डेरिवेटिव था। लेकिन अब जब मैं ये वाला फंक्शन निकाल रहा हूँ, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इसको मैं जब निकाल रहा हूँ, इसके प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए पिछला वाला जो फंक्शन है वो केवल मात्र एक फंक्शन है, वो केवल मात्र एक, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इसको कैसे भी करके ये बना दें तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बात वो है। वो तो मानता हूं नहीं है डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसमें एलएचडी और आरएचडी अलग अलग आएंगे, क्योंकि शार्प टर्न है। लेकिन जैसे मैं उसको वो करूंगा ना डिफरेंशिएट, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाना है, और क्वाड्रेटिक बन जाना है तो वो कुछ ऐसे दिखाई देना है, समझ आया। और ऐसे दिखाई देना है तो फिर कोई शार्प टर्न मिला ही नहीं। एंड वन मोर थिंग, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मॉडुलस एक्स थोड़ी ना है, मॉडुलस एक्स का क्यूब है भाई। और क्यूब का तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, 10 वाला ग्राफ ग्रुप वाले ग्राफ से मैच करता है, हमेशा याद रखना। ऐसा ग्राफ होता है क्यूब का। तो ऐसा ग्राफ इसमें कोई शार्प टर्न का है, तो मॉडुलस एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉडुलस एक्स का क्यूब डिफरेंशिएबल है। समझ आया। शुरू करें आपका। मॉडुलस एक्स होता तो मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं जबरदस्ती निकालूं तो 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो फिर क्वेश्चन, फिर वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछता, मॉडुलस एक्स में पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव नहीं बनाए जा सकते। जब उसका डेरिवेटिव ही नहीं बना सकते तो डिफरेंशिएबिलिटी किसकी चेक करूं। भाई डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश एक्स की चेक करनी है ना आपको, तो इसका एफ डैश एक्स निकल ही नहीं सकता, तो कैसे चेक करूं, तो मॉडुलस एक्स में इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। मॉडुलस एक्स के क्यूब में इक्वेशन बन सकता है। चलें अब आगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को अच्छे से एक्सपैंड करेंगे। सो वी नो दैट, पहले मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, कई बार लिख दी, अब तो याद ही हो गई होगी आपको। बोलो मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन। एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आगे बोलो, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, याद हो गई है। लेकिन हमारे पास फंक्शन है मॉडुलस एक्स का क्यूब, तो हम इसका क्यूब कर देंगे। सो बेस्ड ऑन दिस हमारा जो एफ एक्स है, दैट मीन्स जो मॉडुलस एक्स का क्यूब टाइप में गिवन है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो चेक करते हैं। करें, क्या बनेगी भाई, इसका क्यूब कर रहे हो तो ओवरऑल इसका क्यूब करोगे फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चाहो तो आप दो स्टेप्स में सोल्व करके लिख देना, ठीक है। फॉर एक्स लेस देन 0, तो अब मेरा जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन मिल गई। अब ऊपर वाले फंक्शन को तो भूल जाओ, तो केवल सहारा तो लिया था मैंने। अब मेरा फंक्शन तो ये है ना, नीचे वाला है। ओके फाइन, ओके। अब इस फंक्शन से पहले तो एफ डैश एक्स बनाओ, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी इसकी नहीं चेक करनी है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश एक्स की चेक करनी है, तो पहले वो फंक्शन तो मिले जिसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, समझ गए। तो इसका मैं बनाऊंगा डिफरेंट, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आ रहा है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब देखो इसके दो डेफिनेशन है, एक ये एक ये, दोनों डेफिनेशन को आप चेक कर लो, कहीं शार्प टर्म नहीं मिलेगा। उसमें तो एक्स और माइनस एक्स में तो शार्प टर्म मिलता, एक्स ऐसे आता नहीं, एक्स माइनस एक्स ऐसे आता, और एक्स ऐसे जाता, तो ये शार्प टर्म मिला। लेकिन माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैसे होगा पता है, एक्स क्यूब तो ऐसे होता है, एक मिनट रुको, एक्स क्यूब कैसा होता है, ये ग्राफ है, ऐसा होता है एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स लेस देन 0 में माइनस एक्स क्यूब है, यानी नेगेटिव में नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव में नेगेटिव आंसर है।
तो माइनस एक्स क्यूब कैसा होगा? ये सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू -2 ली, तो -2 का क्यूब -8 और एक और माइनस लेके +8, अब +8 आंसर आएगा। यानी नेगेटिव में भी -x क्यूब का मतलब है नेगेटिव में भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, सो ये ग्राफ बनेगा मेरा, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये ग्राफ बन जाएगा मेरा इसका। समझे? तो देखो इसमें कोई शार्प टर्न नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी शार्प टर्न नहीं है, वो ऐसे बनता। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है। ओके, सो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर दूं मैं। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन करना और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना दो अलग अलग बातें हैं। जब आपको कहे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो तब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, जब आपको कहे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना, आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो आप अज्यूम करोगे कि हाँ ये तो है डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन की, ऐसे फंक्शन की ही डिफरेंशिएशन करवाएगा जो डिफरेंशिएबल है। तो अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करवा रहा है, तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करने बैठेंगे। उसने करवाया दैट मीन्स डिफरेंशिएबल है, और है वाकई में भी है। अभी हमने ग्राफ भी देखा, कोई शार्प टर्न नहीं है। समझ गए? क्लियर? सारी बातें क्लियर है? कोई वो मत रखना, डाउट मत रखना माइंड में ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर में भी डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर भी पैराबोला बनता है और क्यूब थोड़ा चौड़ा पैराबोला बनता है बस। -x² हो तो फिर ऐसा बनेगा, पैराबोला सीखे थे ना अपन ने, 4 +x² ऊपर -x² नीचे +y² इधर और -y² इधर, 4 तरह के पैराबोला थे, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। तो भी कुल मिला के शार्प टर्न तो नहीं है ना? लेकिन उसके आगे माइनस भी तो लगा हुआ है, पहले तो एक्स का स्क्वायर करो फिर माइनस लगा हुआ है ना। समझ गए? तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आएगा ना। समझ गए अभी? -x² फंक्शन, ये थोड़ी ना फंक्शन है -x², एक्स का स्क्वायर करके फिर माइनस करना है, डिफरेंस है ना। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये एफ डैश एक्स बिकम्स एफ डैश, एफ एक्स बिकम्स एफ डैश एक्स, और इधर दो डेफिनेशन है तो दोनों डेफिनेशन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² -x³ का डिफरेंशिएशन -3x²। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अब ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन अब इसने चेक करवा रहा है, तो एक तो पता है, कैसे पता है, ग्राफ के अंदाजे से पता है। एक वो कह रहा है नहीं नहीं भैया चेक ही कर, तो फिर वही तरीका है हमारे पास, क्या चेक करने का क्या तरीका बोलो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ गए? अच्छा जी, फंक्शन की डेफिनेशन किस पे ब्रेक हो रही है? 0 पे। तो बाकी जगह तो होगा ही होगा, देखो ग्रेटर देन 0 में तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल है। लेस देन 0 में भी ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हर जगह। तो डाउट कहाँ है? 0 पे। तो आप बस 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट चेक करी जाती है। 0 पे डिफरेंशिएबल, दैट मींस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। और अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, प्रूव हो जाएगा। ओके, तो चेक करें हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी नाउ। चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, checking the differentiability of f dash x, differentiability of f dash x। ठीक है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, याद है कुछ या भूल भाल गए? बोलो, याद है? LHD एट x इक्वल टू 0, बोलो कैसे निकालते हैं LHD एट x इक्वल टू 0? क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, ऑफ f ऑफ x -0 है, तो f(0) डिवाइडेड बाय x -0। अभी h में तो आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, भूल गए अनुष्का तो। चलो अब 0 माइनस को h में कन्वर्ट करो, सो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह क्या आ जाएगा? 0 -h, यानी f(-h) -f(0) डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लिया था अपन ने? -h, तो -h -0 यानी -h। ठीक है, अब फंक्शन पुट अप करो, तो -h पे फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करें, तो -h मतलब क्या है? -h मतलब हम कौन सी छोटे से छोटा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नंबर है ओवरऑल ये, तो नेगेटिव नंबर के लिए डेफिनेशन ये लगती है। तो माइनस, पहले लिमिट लिखो,
लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, हाँ -3x² लगती है वैल्यू, तो -3 तो लगेगा ही लगेगा, x का स्क्वायर यानी -h का स्क्वायर, ये हो गया -3x²। फिर माइनस f(0), जीरो पे एग्जैक्ट वैल्यू है 3x², तो जीरो इधर पुटअप करूंगा तो जीरो ही आएगा, 3 × 0 का स्क्वायर, तो जीरो लिख दूं सीधे ही, डिवाइडेड बाय -h। कोई डाउट? थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, तो इट इज लाइक लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या बनेगा बोलो, -3h², -h का स्क्वायर h², -h का स्क्वायर है ना, -3h² डिवाइडेड बाय h, तो एक h कट गया, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h से h कटा तो -3h, अच्छा नीचे भी माइनस है, ओके फाइन, वो तो जीरो बनना है, कुछ पॉजिटिव लगा तो चलो ठीक है। सो नीचे भी वो कट गया, तो अच्छा यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, वहां पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो +3h बच गया। ओके, अब h की वैल्यू अब अपन पुट कर सकते हैं, देखो पहले नहीं पुटअप कर सकते थे, इनडिटरमिनेट फॉर्म में थी, अब कर सकते हैं। सो आंसर इज 0, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आया हमारा, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0. So what is the formula to find right hand derivative at x equal to 0? Limit x tending towards 0 positive f of x minus f of a, सेम ही लगेगा, बस h0 पॉजिटिव कर दो वहां पे, है ना, और डिवाइडेड बाय x माइनस a, सबसे सरल फॉर्मूला यही है इसका। लिमिट अब क्या करेंगे, h में अभी कन्वर्ट करें, हाँ ठीक है h में कर दो, तो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो वो क्या हो जाएगा, f of h माइनस f of a लिखा है तो इसको 0 कर देंगे हम, और यहाँ पे h -0, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, चलो थी h यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 3x², ये ऊपर वाला यानी 3h², 3h² वो भी हमने किया ही था, 0 आया था, डिवाइडेड बाई h, सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3h² बाई h से h कट के, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3h, तो यानी कि 0। So left hand derivative and right hand derivative 0 आया, so that means the function is differentiable at x equal to 0 and overall भी differentiable है। Here LHD at x equal to 0 equal to RHD at x equal to 0 equal to जो आंसर है वो भी लिख दो 0। So f so the function f dash x is differentiable at x equal to 0, ठीक है ना, ठीक है। और ओवरऑल भी वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एक लास्ट लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं, hence f dash x is a differentiable function, f dash x is differentiable, f dash x is differentiable, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब f dash x डिफरेंशिएबल है, इस बात से जाहिर होता है implies f डबल डैश x एग्जिस्ट, पहली बात प्रूव हो गई, प्रूव, वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अपने को प्रूव करना था f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है, तो उसे पिछले फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करना है, कर दिया, हो गया काम। अब f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो पता भी लगाओ, तो पता लगाने के लिए हम एक बार लिखेंगे f डैश एक्स क्या था, और उसको डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक है। सो नाउ f डैश एक्स क्या था बताओ एक बार फिर से, 3x² एंड -3x², फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर x लेस देन 0, 10, क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ऐसे तो फालतू क्वेश्चन है ऐसे लग रहा होगा, बट देखो डिफरेंशिएबिलिटी रिपीट हो गई, रिवाइज हो गई हमारी इस बार है ना, तो एक्स मिसलेनियस का मतलब ये होता है हर एक चीज रिवाइज कराना। वी गेट क्या हो जाएगा ये एफ डबल डैश एक्स, और इधर दोनों डेफिनेशंस में आप क्या कर देंगे इसको डिफरेंशिएट, तो 3x² यानी कि 6x एंड -3x² यानी कि -6x, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर x लेस देन 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, चेक करो, आंसर ही नहीं है,
फाइंड इट भी लिखा हुआ है, वैसे तो होना तो चाहिए, देखो नहीं है, यही आंसर हो। डन। अब अपन ने अभी जो ये राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है ना, एक्स इक्वल टू जीरो, जो ये जीरो निकला है, ये अपन वैसे कैसे निकाल सकते हैं, विथआउट लिमिट्स यूज करके। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके किया है, उसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ना अपन ने, 6x और -6x, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रख के, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। 6x में x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है, क्लियर है भाई। आपसे पूछा गया कि इस फंक्शन का x इक्वल टू जीरो पे क्या डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो आप। 6x आया और x की वैल्यू जीरो रखो, यानी एफ डैश जीरो निकालो, एक तरीके से समझ आया, मतलब एफ डबल डैश, क्योंकि वो पहले एफ डैश है, तो एफ डबल डैश जीरो निकालो, ये बात है। तो एफ डबल डैश जीरो कैसे निकालेंगे, पहले एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, जो कि क्या आया 6x और -6x। आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वो जीरो ही आएगा, और अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो ही आ रहा है। समझ आया, सारी बातें क्लियर है, कर दें डिलीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी फालतू क्वेश्चन ही है, इसी कैटेगरी का है, जो उसको पकड़ लो पहले। 18 के बाद 21 पढ़ो। डस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ऐसा कोई फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूअस है, पर दो जगह, दो पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो पॉइंट्स को तो गोली मारो। पहले तो ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक भी पॉइंट पे मिल जाए, चाहे ऐसा मतलब मॉडुलस। क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, कहीं भी पेन तो नहीं उठता है हमारा, कंटिन्यूअस तो है, बट शार्प एज पे वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब मॉडुलस एक्स लिख दूंगा जस्ट में, तब तो वो एक ही पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बाकी तो वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो हमको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो दो पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो दो पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल करने के लिए पता है क्या कर दूंगा मैं दो मॉडुलस फंक्शन का कॉम्बिनेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दो मॉडुलस फंक्शन का कॉम्बिनेशन कर दूंगा। ठीक है, कैसे, देखो, वी नो दैट, इसका जस्टिफिकेशन हम ऐसे कहेंगे, वी नो दैट the modulus function, the modulus function modulus x is continuous everywhere, इवन जीरो पे भी वो कंटिन्यूअस है, पेन तो नहीं उठ रहा हमारा, is continuous everywhere but not differentiable, but not differentiable at x इक्वल टू जीरो। जीरो पे वो एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं, एट वन पॉइंट मेंशन भी कर लो, एट वन पॉइंट, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। और वो वन पॉइंट कौन सा है, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक पॉइंट पूछता तो मैं सीधे मॉडुलस एक्स ही लिख देता, निकाल दी क्या, ठीक है। अगर एक पॉइंट ही पूछता तो मैं सीधे मॉडुलस एक्स ही आंसर दे देता, लेकिन दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, सो अ फंक्शन which is continuous everywhere, which is continuous everywhere and but not differentiable at exactly 2 points, but not differentiable, क्या, but not differentiable at a point नहीं, at 2 points, at exactly 2 points। ये इसका एग्जांपल देना है आपको ना। ऐसे इनफाइनाइट फंक्शन है, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, इनफाइनाइट एग्जांपल्स आप दे सकते हो। एट 2 पॉइंट्स कैन बी गिवन, कैन बी डिफाइंड बाय, कैन बी डिफाइंड बाय, देखो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स ही लिख लो चाहो एक बार, प्लस मॉडुलस एक्स प्लस टू। अब ये जीरो पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, और वो एक्स प्लस टू का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस टू को जीरो रखो तो एक्स की वैल्यू -2, तो वो -2 पे भी शार्प टर्न लेगा, वो -2 पे भी शार्प टर्न लेगा, और वो -1 पे भी शार्प टर्न, जीरो पे भी शार्प टर्न लेगा। ठीक है ना, ये ऐसे लेगा, देखो ऐसे ग्राफ है, ये -1, ये -2, तो एक टर्म, एक शार्प टर्न तो वो यहाँ ले लेगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर वो जीरो पे शार्प टर्न उसको फिर से लेना है, तो एक बार वापस उठेगा यहाँ से, और फिर जीरो पे शार्प टर्न लेगा। ठीक है, क्लियर है। और एक मिनट रुको,
आप मुझे बताओ -1 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी। मॉडुलस ऑफ -1 क्या होता है, 1। और मॉडुलस ऑफ माइनस, इधर एक्स की जगह -1 लगाया तो 2 - 1 1, 1 + 1 2। तो -1 पे 2 वैल्यू आ रही है, -1 पे क्या आ रही है वैल्यू 2। तो -1 की सीध में ये 2 तक उठेगा, -1 पे 2 वैल्यू आ गई, आ गई। उसके बाद ये ऐसे घूम के आएगा और फिर यहाँ पे वापस ऐसे शार्प टर्न लेगा। इसके बीच में तो ऐसे घुमावदार रहेगा और उसके बाद फिर शार्प। तो 2 बार शार्प टर्न लिया, एक बार इसने x = 0 पे और एक बार x = 1। सो 2 बार शार्प टर्न लिया, दैट मीन्स 2 जगह ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। समझ आ गई बात, क्लियर है। सो ऐसे 3 जगह है तो 3 का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है ना, क्लियर है। हमको पूरा इतना जस्टिफिकेशन नहीं देना ग्राफ राफ बना बनू के, बस हमको तो एग्जाम्पल बनाने के ट्रिक सीखनी है, ठीक है ना। अब ये जरूर लिख देना कि ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल लेगा ना, विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मॉडुलस एक्स के हिसाब से वो x = 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, और x+2 के हिसाब से वो, एंड x+2 के हिसाब से वो x = -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें, एग्जाम्पल देना है। बस उसने क्या था, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ तो कहीं ब्रेक नहीं होगा, बट ये शार्प टर्न तो लेगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हो आप, इसको आप कंपाइल करके इस फंक्शन को आप कंपाइल करके लिख दो। कैसे लिखेंगे, चलो इसको कंपाइल कर देते हैं, एक काम करते हैं, फाइनल डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, है ना। तो ये बात लिखने से पहले, ये बात लिखने से पहले अपन कंपाइल कर देंगे। कैसे, ये फंक्शन गिवन है, अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं ना। फंक्शन क्या गिवन है, f(x) = मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस x+2। तो अब कहाँ कहाँ पे टूटेगा फंक्शन, 0 पे और 2 पे। तो 0, 3 मतलब नंबर लाइन को 0 और 2 पे तोड़ना पड़ेगा, 0 और 2, तो 3 इंटरवल बनेगी, 0 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, ठीक है, ऐसे करना है। सो फॉर x < 0, फॉर x < 0 बताओ, x 0 से छोटा होगा तो ये -x की तरफ खुलेगा, x < 0 होगा तो ये प्लस में ही खुलेगा, क्योंकि ये तो माइनस में कब खुलेगा, नहीं ये भी माइनस में ही खुलेगा। ये सॉरी 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 0 से पहले -2 भी तो है, -2, -2 पे और 0 पे ब्रेक होगा ना फंक्शन, तो पहली इंटरवल बनेगी -2 से छोटा। पहली इंटरवल क्या बनेगी, -2 से छोटा। हम 0 पे पहले पहुंच गए, तो x < 2 पे सोचो अब। तो -2 से छोटे में आप 0 से छोटे हो, भाई ये फंक्शन कैसे खुलता है, 0 से छोटा 0 से बड़ा। तो आप -2 से छोटे हो तो आप 0 से भी छोटे हो ना, नहीं 0 से छोटे क्यों हैं, -2 से छोटे हैं हम, तो हम 0 से छोटे हैं। अरे -2 से छोटा नंबर लो कोई भी, वो 0 से छोटा नहीं होगा। टेक एनी नंबर < -2, तो आप 0 से छोटे हो ना, तो 0 से छोटे होने में वो -x से खुलता है, बोलो, ठीक है। प्लस -2 से छोटे में ये भी माइनस से खुलता है, दोनों माइनस से खुलते हैं। सो इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, मतलब ये प्लस की जगह हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस ऑफ x+2। समझ आया अभी, ऐसे, ठीक है। आ जाओ सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल ले ली मैंने। अब ये =2 का साइन नहीं है ना, =2 का साइन अब सेकेंड वाले केस में लेंगे। x < <-2 था ना, तो अब x> बट < <0, -2 और 0 के बीच की इंटरवल यही होगी। चलो इसमें डिसाइड करो फंक्शन कैसे कैसे खुलेगा। अब आप -2 और 0 के बीच में हो, तो आप 0 से तो छोटे ही हो अभी भी, तो ये तो -x में ही खुलेगा। लेकिन -2 से बड़े होते टाइम ये प्लस में खुल जाएगा, ये वाला अगला वाला प्लस में खुल जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब एक फाइनल इंटरवल जिसमें आप 0 भी क्रॉस कर गए तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, x < 0। इसमें ये भी प्लस में खुलेगा, ये भी प्लस में खुलेगा, ठीक है। तो x, ये भी x में खुलेगा और वो भी x+2 में। सिंपल सा लॉजिक है, शुरुआत में ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, सेकंड स्टेज पे ये तो नेगेटिव ही था, ये पॉजिटिव बन गया था, और थर्ड स्टेज पे दोनों पॉजिटिव हो गए थे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो,
फाइनल क्या है आपका, है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -2x, एन आगे -2, माइनस एक्स -2 भी तो होगा, -2 फॉर एक्स लेस देन -2। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये -x+x कट गया तो 2, यानी कि 0 और -2 के बीच में कांस्टेंट आंसर 2 आ रहा है। अब इसका ग्राफ बेटर बना पाएंगे अपन, अभी तक बेटर नहीं बना पा रहे थे। -2 और 0 के बीच में -x से +x करके 2 आंसर आ रहा है, कांस्टेंट आंसर आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब -2 से बड़े हैं आप और 0 से छोटे हैं। और इधर आ जाओ, इधर ग्राफ इधर बनेगा हमारा 2x+2 जब आप 0 से बड़े। ये फाइनल इसका, ये इसका क्या बन गया, फाइनल डेफिनेशन बन गई। चलो अब इसका ग्राफ थोड़ा सा ज्यूम करें तो देखो बेटा, -2 और 0 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो -1 -1 -2, -2 पे ये +1 +2, -2 पे 2, और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर 0 तक इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली 2 है। डन। अब 0 से बड़ी में क्या है, तो 0 से बड़ी में 2x+2 है, तो जैसे मैं 1 डालू यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो 1 पे ये 4 पे आएगी, यहाँ पे आएगी लगभग, है ना। ठीक है, उसके बाद आओ, अगर मैं 2 डालूं तो 2 2 जा 4 + 2 6, ये 1 था ये 2 था 6, तो आप इमेजिन करो इसके आगे डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, शार्प टर्न मिला ना, ये शार्प टर्न मिला। इससे पहले सोच लो, तो -2 से छोटा नंबर सोचो कोई भी, -3, तो एक्स की वैल्यू -3 रखो यहाँ पे, -3 × -2 +6, 6 -2 4, तो +4, -3 लगभग यहाँ होगा, और +4 लाना है अपने को यहाँ पे, तो ये तो 2 ही है अभी, 3 4 यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये यहां से शार्प टर्न ऐसे लेगा मतलब। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह शार्प टर्न आ गया। एक तो आया एट एक्स इक्वल टू -2, एक आया एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमने जो पहले ग्राफ बनाया था ऐसे दो बार, वो गलत था, पर आपको इतना तो पता था कि दो जगह शार्प टर्न लगेगा। एक्चुअल ग्राफ नहीं बनाना आपको, बस आपको ये जस्टिफाई, हाँ फंक्शन जरूर बता देना, आप ये एक्सप्लेन कर देना फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन लिख दिया हमने, हेयर द गिवन फंक्शन एफ एक्स, मतलब वही बात कहते हैं कि जो हम पहले कह रहे थे ना, काट दी थी हमने बीच में, हेयर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, और चाहो तो ग्राफ बना के दिखा देना, है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल। भाई नॉट डिफरेंशिएबल के लिए दो काम करने पड़ेंगे, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, तो ग्राफ बना के कह देना शार्प टर्न है, और नहीं तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी एलएचडी आरएचडी, उसमें फिर दोनों पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी, इस पे अलग इस पे अलग, तो वो ज्यादा बहुत बड़ा काम है, इससे बढ़िया ग्राफ बना देना। ठीक है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, एक तो -2, और एट एक्स इक्वल टू -2, एंड एट एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज बिकॉज द ग्राफ टेक्स ए शार्प टर्न एट दीज 2 पॉइंट्स। ओके, तो ग्राफ बना देना फिर आप, है ना, वो ज्यादा आसान काम है, समझे। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम में, पर ठीक है, हम तो अज्यूम कर लें क्या बताया जाए, है ना। बिकॉज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, बिकॉज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स टेक्स sharp turns, sharp turns at these 2 points, at these 2 points। और केवल पॉइंट्स ही पता करने होते भी कहाँ शार्प टर्न होंगे, तो वो तो पहले ही पता थे मुझे। कैसे, एक बार इसको 0 के इक्वेट करो, एक बार इसको 0 के इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 0, x+2 की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू -2। तो पॉइंट्स ही केवल पता करने हो तो वो तो देख के ही पता चल जाएंगे, लेकिन उसको ऐसे साबित करना है तो फिर अंत में भी वही निकले दोनों पॉइंट्स, जहाँ पे देखो ग्राफ में शार्प टर्न आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, सारी बातें क्लियर है, चलें आगे। हम्म, ठीक है, चलो जी। अब कहाँ तक कर लिया हमने, अगला क्वेश्चन किस सीरीज का, मतलब किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इंडक्शन। अब इंडक्शन किस किस को आता है बताओ, थोड़ा सा आता है। देखो इंडक्शन का मतलब होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, ये सपोज करो, आपको पता है
कि अगर मैं 1+2+3+4+5 ऐसे n नेचुरल नंबर्स जोड़ता जाऊं अप टू n, ठीक है ना, अप टू n लिखो यहाँ पे, अप टू n, तो इसका आंसर होता है n × n+1/2। पता है आपको? पता है, बताया था मैंने। ये सपोज करो मेरे को 5 नंबर्स जोड़ने हैं, तो n की वैल्यू 5 रखो, 5 और 1 6/2, 3 5 3 15, वेरीफाई करो, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 मिला। चलो 3 नंबर जोड़ते हैं, तो n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 × 4/2 यानी 12, नहीं 12 क्यों, 3 × 4/2 करोगे तो 2 3 2 6, जोड़ो 1 और 2 3 और 3 6। तो ये जो सीरीज होती है, जो आपको जो आपको n नेचुरल नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ये जो भी चीज मिलती है अपने को, जो फॉर्मूला कह लो, सीरीज कह लो, इसको एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया जाता है। और प्रूव करने का तरीका क्या होता है वो सुनो पहले। प्रूव करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इस गिवन स्टेटमेंट को n की वैल्यू 1 पे प्रूव किया जाता है, और अगर वो प्रूव हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि वो n की वैल्यू k पे प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये तो किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है, और ये अज्यूम करके n की वैल्यू k+1 पे प्रूव किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि n की वैल्यू k पे मानकर अगर n की वैल्यू k+1 पे प्रूव हो रहा है तो हर एक नेचुरल नंबर पे होगा। कैसे? n की वैल्यू 1 पे तो आपने प्रूव कर दिया, अब k पे अज्यूम करके k+1 पे प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स आप n की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर लगो, लिखो, उसके अगले नेचुरल नंबर पे वो प्रूव होगा। जैसे k की वैल्यू आपने 3 रखी तो वो 4 पे होगा, अगर 5 रखी तो वो 6 पे होगा, अगर 10 रखी तो वो 11 पे होगा। तो इन शॉर्ट हर एक नेचुरल नंबर पे होगा। समझ आया? स्टार्ट करने के लिए 1 पे तो आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, उसके बाद k पे प्रूव्ड है ऐसा अज्यूम कर लेना है, और उस अजम्पशन से k+1 पे भी प्रूव होगा ऐसा प्रूव कर देना है। ऐसा हम कर देते हैं तो हम फिर फाइनली लिख देते हैं कि इसका मतलब वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होगा। ठीक है, जब अपन इसको n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव करते हैं तो उस मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेटमेंट को अपन p(1) से डिनोट कराते हैं। जब k के लिए करते हैं तो p(k) से, और जब k+1 के लिए कहते हैं तो p(k+1). ठीक है, तो p(1) इज ट्रू ऐसा प्रूव करना है, p(k) इज ट्रू ऐसा अज्यूम करना है, और p(k+1) इज ट्रू अगेन इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है बोलो, स्टेटमेंट क्या गिवन है हमको, d/dx x⁴n = n × x। तो कायदे से तो ये हम जानते ही हैं, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव भी किया है लास्ट ईयर। x⁴n का डेरिवेटिव नहीं आता आपको? बोलो, x⁴n का डेरिवेटिव तो यही होता है, ये तो याद है कि n × x⁴n−1 होता है, और उसको प्रूव भी किया है। किया है आपने? मैसेज करो, वीडियो भेजता हूँ। लास्ट ईयर किया है, आपके पास होगी वीडियो, मतलब पुराने ग्रुप में होगी, है ना, आप भेज देना, आपको मैं भेज दूंगा वीडियो। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं किया है वो तो अभी करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से किया है। अभी इसको आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने की एक कमी है, मैथमेटिकल इंडक्शन केवल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करता है, जबकि ये रूल तो नॉन नेचुरल नंबर्स के लिए भी लागू होता है। मान लो यहाँ पे 1.5 होगा तो 1.5 नीचे आ जाएगा, इसके लिए भी लागू होगा ना, एन की वैल्यू 1.5 2.5, नॉन नेचुरल नंबर के लिए भी ये रूल लागू होता है। बट हाल फिलहाल मुझे इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, तो हाल फिलहाल मैं एन की वैल्यू नेचुरल नंबर ही मान सकता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन केवल नेचुरल नंबर के लिए का ही प्रिंसिपल है, उससे आगे किसी नंबर का नहीं है। ओके, क्लियर। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, p(1) ट्रू है, ये p(n) है, ये क्या कहूंगा मैं इसको, ये p(n) है, और लिखने का तरीका होता है p(n): ये स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको मुझे प्रूव करना है। सो मैं p(1) प्रूव करूंगा कि ट्रू है वो, तो मैं p(1) निकाल रहा हूँ, p(1) स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। p(1) स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू 1 लगा के, तो जहां जहां n है वहां 1 लगाओ, d/dx ऑफ x⁴1 इक्वल टू 1 × x⁴1 - 1 ठीक है। अब मुझे ये तो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये तो क्या लिखा है मैंने, मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रू है, तो ट्रू कैसे प्रूव करूंगा, एलएचएस को अलग सॉल्व करूंगा, आरएचएस को अलग सॉल्व करूंगा, और दोनों इक्वल आ जाए तो वो प्रूव हो गया। समझ आ गई बात? ओके, सो इसका एलएचएस क्या है, इसको प्रूव करने जा रहा हूं मैं, है ना। इसका एलएचएस क्या है बोलो, डी बाय डी एक्स ऑफ x⁴1 यानी डी बाय डी एक्स ऑफ x,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि कट के क्या आ गया 1। एल एच एस की वैल्यू 1। आर एच एस, आर एच एस क्या है बोलो, 1 × x⁻0, यानी कि 1 × 1 यानी कि 1, ये लो साहब 1 = 1। तो पी ऑफ 1 ट्रू हुआ, पी ऑफ 1 स्टेटमेंट जो मैंने लिखने की कोशिश करी वो ट्रू है। सो हेयर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो सो पी ऑफ 1 इज ट्रू। सो पी ऑफ 1 इज ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पी ऑफ 1 को ट्रू साबित करना है। अब आपको पी ऑफ के ट्रू है ऐसा अज्यूम करना है, ठीक है ना। नाउ नाउ assuming assuming p of k is true, assuming p of k is true, इसको अज्यूम करना है। p of k ट्रू है ऐसा प्रूव नहीं करना है, ऐसा अज्यूम करना है। तो जो स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं अभी p of k का, यानी n की वैल्यू k डाल के, वो ट्रू है ऐसा ट्रू मान लेना है कि हाँ वो तो ट्रू है। उसमें कुछ प्रूव नहीं करना कि ये ट्रू है, एलएचएस आरएचएस है इक्वल है ऐसा मान लेना है। k एनी नेचुरल नंबर है अदर देन 1, अदर देन 1। ठीक है, देखो एक चीज समझो, अगर मैंने आपको कहा कि एक सीरीज चल रही है, उसमें अगली टर्म जो है पिछली टर्म में 3 जोड़ के बनाना, जैसे एपी बनाते थे अपन, तो आप कोई भी टर्म बना दोगे, कोई भी टर्म बना दोगे ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म बना सकते हो क्या, क्योंकि पिछली टर्म में 3 जोड़ना है, तो फर्स्ट टर्म से पिछली टर्म तो होती नहीं है। इसीलिए पी ऑफ 1 को ट्रू साबित करना पड़ेगा कि एक टर्म के लिए ये रूल लागू हो रहा है क्या। अब आगे तो सीरीज मिल जाएगी। अब आगे हमने क्या माना कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ऐसा मानकर अगर अपन ये प्रूव कर दे कि उसमें एक अगले नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है, यानी 3 पे ट्रू मान के 4 पे प्रूव हो जाए, 4 पे ट्रू मान के 5 पे प्रूव हो जाए, 5 पे ट्रू मान के 6 पे ट्रू प्रूव हो जाए, दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर के लिए वो प्रूव हो रहा है। और पहली के लिए पहली से पिछली टर्म नहीं होती तो उसको मैंने अलग से ट्रू प्रूव कर दिया। समझ गए सारी बात। सो पी ऑफ अज्यूमिंग पी ऑफ के इज ट्रू, ठीक है ना, दैट इज फॉर for any natural number k, for any natural number k not equal to 1, क्योंकि 1 के लिए तो मैं प्रूव कर चुका हूं, ठीक है ना। 1 के अलावा बाकी किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ऐसा मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। तो क्या अज्यूम हुआ, दैट इज पी ऑफ के ट्रू प्रूव हो गया। तो पी ऑफ के स्टेटमेंट तो लिखूं अब मैं, तो n की वैल्यू k, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू k इक्वल टू n की वैल्यू k इंटू x⁻k-1। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें मुझे प्रूव नहीं करना कुछ भी, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर k नॉट इक्वल टू 1, फॉर एनी नेचुरल नंबर k नॉट इक्वल टू 1। डन, यहां तक क्लियर। अब ये स्टेटमेंट ट्रू मान के अगर मैं p ऑफ k+1 स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर देता हूं तो फिर एवरी नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू है। डन, ओके। सो नाउ अब मैं p ऑफ k+1 स्टेटमेंट क्या होगा पहले लिख देता हूं, फिर उसको प्रूव करना है। तो p ऑफ k+1 स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होगा, n की जगह k+1 रखो, n की जगह k+1 रखो, d बाय डी एक्स ऑफ x⁻k+1 इक्वल टू n की जगह k+1 इंटू x की जगह x और n की जगह k+1 - 1 करूंगा तो k रह जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, बस ये आखिरी काम है इसका। 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है इसका क्वेश्चन, पी ऑफ 1 को ट्रू साबित करना, पी ऑफ के को ट्रू अज्यूम करना और पी ऑफ k+1 को फाइनली वापस ट्रू साबित करना। तो तीसरा स्टेज है ये फाइनली, ठीक है, ओके। अब इसका एलएचएस उठा के इसके आरएचएस के बराबर कर दो, दैट्स इट। कर दें, इसका एलएचएस उठा लूं मैं। अच्छा, अब इसको प्रूव करने में ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, ये हेल्प करेगा आपको, इसको ट्रू मानना है आपको। मतलब इसमें मान लो ऐसी कोई वैल्यू आ गई तो उसकी वैल्यू आपको ये रख देनी है, समझ गए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रू है, ओके ना। सो मैं क्या लिखूंगा नाउ, एलएचएस, इस स्टेटमेंट का एलएचएस क्या है बोलना, एक बार फिर से बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एलएचएस क्या था, ये तो था, एलएचएस ही तो उठाऊंगा ना मैं, ठीक है। तो एलएचएस प्रूव उठा के प्रूव करना है आरएचएस के बराबर है ना, एलएचएस उठा लिया मैंने, चलो। सो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर k+1 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, इट इज लाइक एक्स की पावर k इंटू एक्स की पावर 1, ओके। अब मुझे बताया कि डी बाई डी एक्स अगर मैं 2 का करता हूं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो पहले किसका करूंगा, एक्स की पावर k का,
इंटू एक्स एज इट इज एंड एक्स की पावर 1 एज इट इज, प्लस अब एक्स की पावर के एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसका करूंगा? एक्स का करूंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के की वैल्यू है मेरे पास, उसको मैं यूज करूं क्योंकि वो स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा मैंने माना है। क्या आएगा? के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1। कॉपी पेस्ट करूं? करूं? के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। इंटू एक्स की पावर 1 एक्स प्लस एक्स की पावर के, और इसको तो डी एक्स बाई डी एक्स करके काट के 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डन। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ पे अपन लिख देंगे कि ये वैल्यू मैंने यहाँ से यूज करी फ्रॉम, उसको इक्वेशन 1 मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको सॉल्व कर दो बेटा। तो इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, और इधर भी 1 है तो -1 + 1 कट जाएगा, तो k इंटू एक्स की पावर k रह जाएगा, प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 एक्स की पावर k। सो यहाँ से एक्स की पावर k को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचता है? k प्लस 1। इसको सीधा करके लिख दूं तो k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर k। दिस इज अवर आर एच एस। चेक करो, आ रहा है? ठीक है ना? दिस इज नथिंग बट अवर आर एच एस। सो हेयर assuming assuming p of k is true, p of k को ट्रू अज्यूम करके रिजल्ट्स इन, इसका रिजल्ट आता है रिजल्ट्स इन p of k प्लस 1 इज ट्रू। इसको ट्रू अज्यूम करके ये ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स, इसके बाद यहां लिख देता हूं, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, सो p of n इज फॉर ट्रू फॉर एवरी फॉर एनी नेचुरल नंबर n। प्रूव्ड। प्रूव्ड। क्लियर? सीखा था लास्ट ईयर ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, मतलब डिफरेंशिएशन में नहीं सीखा होगा, वैसे ओवरऑल ऐसा ही कुछ करते थे। आपने सीखा था? सीखा ही नहीं था, ऐसा तो कैसे हो सकता है? ओमिटेड था क्या? ओमिटेड था? ओमिटेड था? आपके तो कुछ होता ही नहीं ओमिटेड। ओके चलो कर दो डिलीट। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? कर दें, निपटा देंगे? बोलो, निपटा के कल का ऑफ कर दें? व्हाट से? परसों टेस्ट दे दो। क्या टाइम हो गया तो फिर 3 क्वेश्चन करने, कल आओ। चलो ठीक है फिर, एज यू विश। बंद हो गया हमारा, ये भी कह रहा है जाओ। ठीक है फिर जाओ आप। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. ये यहाँ से ढीला हो जाता है। क्या क्या क्या? हाँ, भेजा तो था आपको, आपने मांगी जो थी। अच्छा, मेरे को मैसेज कर देना। अब आगे भी कुछ कटेगा क्या आपका? अभी 50 ही चल रहा है। उससे क्या हासिल होगा जल्दी जल्दी पढ़ने से? सीक्वेंस में पढ़ो ना। तो आने दो ना, पहले भी आते रहते हैं, ये कुछ नहीं फर्क पड़ता। 10th नहीं दी क्या आपने? 10th नहीं? मैं तो पढ़ा दूंगा, आपकी ब्रेक होगी। कौन सा चैप्टर पढ़ाने के लिए कह रहे हो आप? 8 9 10 चैप्टर कौन सा है? नहीं, 8 9 10 चैप्टर का नाम तो बताओ जरा।